चलिए शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। हम पहली न्यूज़ हम देखेंगे असम से। असम की सरकार चाहती है अब पॉपुलेशन को कम किया जाए। इसके लिए वो क्या करेगी? सरकार जो भी स्कीम चला रही है उनमें उन लोगों को प्रायोरिटी देगी जिनके बच्चे कम हैं। ऐसा यहाँ की सरकार चाहती है। तो असम जो है पॉपुलेशन नॉर्म्स को ऑल गवर्नमेंट स्कीम में बहुत जल्दी अपनाने वाली है, ऐसा कहना है चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा का। ठीक है, चाहे वो वेवियर ऑफ लोन हो, चाहे वो लोन की माफ़ी हो, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम हो, सब जगह जो है हम पॉपुलेशन नॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करेंगे आने वाले फ्यूचर में, ऐसा एम आर शर्मा का कहना है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर वुमेन या फिर फैमिली के हिसाब से कितने चिल्ड्रन हैं, इसको ध्यान में रखते ही ठीक है इनको प्रायोरिटी दी जाएगी, लेकिन फिर धीरे धीरे उसको ग्रेजुअली डाउन किया जाएगा। अब देखो ये जो कंडीशन है वो कहाँ पर अप्लाई नहीं होगी? टी गार्डन कम्युनिटी के जो लोग हैं, टी गार्डन में काम करने वाले जो मज़दूर हैं। दूसरी बात, एससी और एसटी के जो लोग हैं उन पर ये नॉर्म लागू नहीं होगा। यदि हम बात करें ऑलरेडी कौन सी स्कीम असम की गवर्नमेंट चला रही है, तो असम की गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड कर रखी है पॉपुलेशन एंड वुमेन एम्पावरमेंट पॉलिसी ऑफ असम। ठीक है, इससे क्या होता है, ऐसे पर्सन जिनके पास 2 से अधिक बच्चे हैं वो अयोग्य हैं, उसके लिए मान्य नहीं है गवर्नमेंट जॉब के लिए। एंड इलेक्शन टू द पंचायत एंड सिविक बॉडीज़, पंचायत में वो खड़े नहीं हो सकते। जो सिविक बॉडीज़ हैं वहाँ पर भी वो उम्मीदवारी अपनी नहीं दिखा सकते हैं। ऑलरेडी से ऐसा नियम कानून सरकार ला चुकी है। ये पॉलिसी आई गई थी इफ़ेक्ट में 1 जनवरी से। तो चीफ मिनिस्टर ने अपील की है माइग्रेंट मुस्लिम लोगों से, ठीक है, कि आप जो है डिसेंट फैमिली प्लानिंग को अपनाइए, और नहीं तो फिर आने वाले टाइम में आप देख रहे हैं ना, लिविंग के लिए स्पेस भी नहीं बचने वाला है। दूसरी बात, जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनका ये कहना है, देखो अभी जो दिसंबर 2020 का नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे डाटा आया है ना, वो ये बताता है कि स्टेट की जो फर्टिलिटी रेट है, जन्म दर की जो रेट है, उसमें गिरावट आ रही है। तो आप और क्या चाहते हो? 2015-16 में 2.2 थी फर्टिलिटी रेट असम की, जो कि 2020-21 में 1.9 हो गई है, मतलब 2 से भी कम हो गई है। तो अब फिर और क्या चाह रहे हो, ऐसा करके इनका कहना है। चलिए इसके बाद हम न्यूज़ देखने वाले हैं राजस्थान से। राजस्थान की जो महिलाएं हैं उन्होंने हमारे सामने एक एग्जाम्पल केस पेश किया है कि रेगिस्तान की भूमि को भी हम उपजाऊ बना सकते हैं, उसको भी हरा भरा हम लोग कर सकते हैं। बस हमें केवल ग्रुप में इकट्ठा होना है, संगठित होना है, और हमारे मन में इच्छा शक्ति होना चाहिए, तो हम रेगिस्तान में भी हरियाली ला सकते हैं। ऐसा राजस्थान की वुमेन ने हमें एग्जाम्पल पेश किया। तो राजस्थान की जो वुमेन हैं उन्होंने व्रत कर लिया है कि हम ग्रीन फैमिलीज़ का नर्चर करेंगे, मतलब पालन पोषण करेंगे। अब ग्रीन फैमिली में कौन कौन आता है? ग्रीन फैमिली में आते हैं ट्रीज़, उन्हीं को उन्होंने ग्रीन फैमिली का नाम दिया है। तो जो वॉलेंटियर्स हैं वो 33 पंचायत के थे, कहाँ के? तारानगर ब्लॉक के, और इन्होंने 5100 सैपलिंग मतलब पेड़ पौधे उगाए हैं एज ए पार्ट ऑफ हरित मरुभूमि ड्राइव। हरित मरुभूमि ये एक स्कीम है, इसके अंतर्गत इन्होंने 5100 जो है पेड़ लगाए हैं। आगे यदि हम इस कैंपेन को देखें ना, तो ये कैंपेन हाईलाइट करता है क्रूशियल इंटरकनेक्शन किसके किसके बीच में? ह्यूमैनिटी और नेचर के बीच में। ठीक है, ट्री जो है इनसेपरेबल पार्ट है फैमिली कॉन्शियसनेस का, ऐसा हम जो है कैंपेन के थ्रू समझ सकते हैं।
तो जितनी भी पंचायत थी तारानगर ब्लॉक के अंतर्गत जो आती हैं, उन्होंने इस ड्राइव को ज्वाइन किया और लैंड को आइडेंटिफाई किया कि कहाँ हम जो है प्लांटेशन ड्राइव का काम करेंगे। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर संत कुमार मीना ने कहा था कि जो इनॉग्रल जो प्रोग्राम था, ठीक है, कहाँ पर हुआ? गजुआस पंचायत। इसने विटनेस किया था प्लांटेशन ऑफ 251 ट्रीज ऑफ डेजर्ट में ही जो स्पीसीज हम उगा सकते हैं, जैसे कि खेजरी, रोहिदा, नीम, बेर एंड शीशम। तो जब इसका उद्घाटन किया गया तो उद्घाटन के टाइम में 251 ट्रीज का वृक्षारोपण किया गया था। और इसके अलावा वुमेन को यहाँ पर गिफ्ट देने की बात करी गई है, जैसे कि फ्रूट बेयरिंग सैपलिंग्स ऑफ लेमन्स, गुआवा, मलबेरी, जामुन एंड पोमेग्रांटे, ताकि जो है ये लोग अपने घर में भी इनको लगा सकें और इनके फलों को खा सकें। इसके अलावा यदि प्लांटेशन की साइट की हम बात करें तो कहाँ कहाँ पर ये पेड़ पौधे उगाए गए हैं? गवर्नमेंट स्कूल, पंचायत लैंड, और 2 पेड़ों के बीच में डिस्टेंस रखी गई है 15 फीट की, ताकि वह अच्छे से ग्रो कर सकें, उनको इनफ स्पेस मिल सके और सनलाइट भी अच्छी तरह से उन पर पड़ सके। अब पेड़ तो लगा दिए, लेकिन अब पेड़ों को संभालने की जिम्मेदारी किनकी रहेगी? पता चला पेड़ लगाए हैं और गाय बैल आके उनको चर गई, तो पेड़ लगाने का तो कोई मतलब नहीं हुआ। तो जो सरपंच है पंचायत के और जो वुमन हैं आउटसाइड में जो रह रही हैं इन एरिया में, उनकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्लांट को सेफ रख सकें जब तक कि वो एक ट्री के रूप में बढ़ नहीं जाते हैं। ट्री बन जाए, श्रब्स बन जाए, पेरेनियल हर्ब्स बन जाए, तब तक उनकी देखभाल करना है। इसके बाद यूएन अवार्ड का भी यहाँ पर उल्लेख किया गया है। श्याम सुंदर जानी, ठीक है, इनको इस साल का लैंड फॉर लाइफ अवार्ड ऑफ द यूएन मिला था। इन्होंने ही जो वॉलेंटियर्स हैं उनको गाइड किया था किस प्रकार से आपको मिट्टी की तैयारी करना है, ठीक है, पौधे को आप कैसे सिलेक्ट करोगे, कैसे उनकी प्लांटिंग करोगे, उनकी केयर कैसे करना है, ये सारी बातें इन्होंने ही बताई थी। अब यदि हम बात करें कि इनको ये अवार्ड क्यों मिला था, तो एम.आर. जियानी जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर में, ठीक है, इनको दिया गया था इनके कंट्रीब्यूशन में प्रमोट करने के लिए फैमिलियल फॉरेस्ट्री, जो कि रिलेट करती है ट्री विथ द फैमिली। अब इन्होंने जो कैंपेन चलाया था इसको 10 लाख फैमिलीज़ ने ज्वाइन कर लिया, ठीक, फैमिलियल फॉरेस्ट कैंपेन को। इसमें आते हैं 15,000 विलेजेस ऑफ वेस्टर्न राजस्थान एंड 25 से भी ज़्यादा लाख जो ट्रीज़ हैं इनको प्लांटेड किया गया है यदि हम लास्ट 17 ईयर्स की बात करें तो, ठीक है। एम.आर. जियानी का जो कॉन्सेप्ट था वो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है, इसी के अंतर्गत में। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है हम देखने वाले हैं ब्रह्मपुत्र रिवर से। तो पिक्चर में आप देख रहे हैं ब्रह्मपुत्र रिवर है, यहाँ पर ये मछुआरे लोग खड़े हुए हैं, इन्होंने जाल डाल दिया मछली पकड़ने के लिए। तो हम ब्रह्मपुत्र रिवर से रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों से होकर के गुजरती है। सबसे पहले चाइना है, फिर उसके बाद इंडिया में प्रवेश करती है, फिर इंडिया से होते हुए बांग्लादेश से जाती है और लास्ट में गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। ब्रह्मपुत्र नदी को 4 अलग अलग नामों से जाना जाता है। चीन के तिब्बत के पठार पर इसको सांगपो कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग कहते हैं, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में कहते हैं जमुना नदी। अब यदि हम इसके उद्गम स्थल को देखें तो ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पठार पर जो मानसरोवर झील स्थित है यहाँ से निकलती है।
तो इसका उद्गम स्थल हमने देख लिए, मानसरोवर झील के पास से ये निकलती है और हिमालय के साथ साथ ये पैरेलल में बहती है, पूरब की तरफ जाती है। फिर ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बरवा के पास दक्षिण की तरफ ये मुड़ जाती है और अरुणाचल प्रदेश में फिर ये एंटर करती है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ से जो ऐसी टाइप से ये मुड़ी है, इसी को यहाँ पर बताया गया। ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में बृहद हिमालय को काटती है और एक बहुत ही गहरा महाखंड मतलब गार्ज का निर्माण करती है, जिसे हम दिहांग गार्ज कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश की दो सहायक नदियां दिबांग और लोहित नदी ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती हैं। ये आप देख रहे हैं 2 रिवर यहाँ पर दिखाई गई हैं, जैसे ही वो अरुणाचल प्रदेश में करती है, दिबांग और लोहित नदी। और फिर इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी असम स्टेट के प्लेन घाटी वाले एरिया में प्रवेश कर जाती है। असम के सदिया से लेकर धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी पूरब से लेकर पश्चिम की तरफ एक रैंप घाटी में बहती है। इसी रैंप घाटी के नॉर्थ में हिमालय पर्वत और दक्षिण में शिलांग का पठार स्थित है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं मेकेडाटू डैम प्रोजेक्ट से लेकर के। ठीक है, काफ़ी न्यूज़ में रहा है, ये कई दिन से इसकी न्यूज़ आती रही है कंटिन्यू। तो पर्यावरण से रिलेटेड कुछ मुद्दे थे, तो यहाँ की जो सरकार है उसके बीच में और कोर्ट के बीच में अभी डिसीजन जो है पेंडिंग है। मतलब पर्यावरण का जो क्लियरेंस है अभी सरकार को नहीं मिला है। जब उधर ये मामला पेंडिंग है तो फिर एनजीटी का कहना है ठीक है, हम जो है अब जो भी प्रोसीडिंग चल रही है अगेंस्ट मेकेडाटू डैम प्रोजेक्ट, इसको हम क्लोज करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मेकेडाटू प्रोजेक्ट की। मेकेडाटू इसका मतलब होता है गॉड स्लीप। ठीक है, एक प्रकार का डीप गॉर्ज है जो कि सिचुएटेड है, ठीक है, कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर्स कावेरी एंड अर्कावती, और लगभग 100 किलोमीटर है फ्रॉम बेंगलुरु एट द कनकपुरा तालुक इन कर्नाटकास रामनगर डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटक के रामनगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता। 2013 में कर्नाटक ने अनाउंस किया था कंस्ट्रक्शन ऑफ ए मल्टीपर्पस बैलेंसिंग रिजर्वायर प्रोजेक्ट का मेन उद्देश्य था ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम जो बेंगलोर और रामनगरा में है, ठीक है, उसको सॉल्व करना। इसके अलावा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने का भी इनका मन था। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं SCO से रिलेटेड। तो SCO के बारे में हम देख लेते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। SCO एक प्रकार का परमानेंटली इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एम करता है हमारे यहाँ पर पीस मेंटेन रहे, सिक्योरिटी बनी रहे एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन। ये इसके प्रमुख काम है। इसमें यूरोप और एशिया, ठीक है, का जो कंबाइन ग्रुप है ना, उसको यूरेशियन कहा गया है यहाँ पर। इसको क्रिएट किया गया था 2001 में। SCO का चार्टर था जिसको 2002 में साइन किया गया था और 2003 से ये फोर्स में आ गया था। अब यदि हम न्यूज़ में देखें तो अजीत डोभाल पाकिस्तान के NSA के प्रमुख, ये लोग SCO की मीटिंग करने वाले हैं दुशांबे में आने वाले वीक में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये बात बताई गई है नो मीटिंग शेड्यूल्ड बिटवीन द टू ऑफिशियल्स। लेकिन देखो, मीटिंग तो SCO में होने वाली है, लेकिन यदि हम पार्टिकुलर ये कहें कि 2 ऑफिशियल के बीच में भी कोई मीटिंग होगी तो अभी ऐसा कोई शेड्यूल नहीं बना। तो जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोभाल, ठीक है, ये ऐसे एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि नेक्स्ट वीक में जो मीटिंग होने वाली है उसको ये अटेंड करेंगे, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की,
दुशांबे में ये मीटिंग होने वाली है, तजाकिस्तान में, नेक्स्ट वीक में। यहाँ पर पाकिस्तान के NSA मोइद यूसुफ भी अटेंड करेंगे, ऐसा दिल्ली और इस्लामाबाद ने कन्फर्म कर लिया है। और ये जो मीटिंग है ऐसे समय में हो रही है जबकि पाकिस्तान जो है बैक चैनल की सहायता से हम क्या करना चाहता है, शांति वार्ता स्थापित करना चाहता है। ये मीटिंग ऐसे दौरान में हो रही है। अब यदि हम देखें कि क्या क्या चीज़ इसमें डिस्कस हो सकती हैं, तो इन एडिशन में अदर सिक्योरिटी कंसर्न टू भी इसमें डिस्कशन हो सकता है। ठीक है, सिक्योरिटी ऑफिशियल्स विल सेट द कोर्स फॉर एनुअल रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर। ठीक है, रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर भी यहाँ पर सेट किया जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पर जॉइंट एक्सरसाइज बाय SCO मेंबर ट्रूप्स हो सकती हैं पाकिस्तान में इस साल में, और जहाँ पर इंडियन ट्रूप्स आर ड्यू टू अटेंड। और यदि हम पिछली मीटिंग की बात करें ना, तो SCO की जो पिछली मीटिंग हुई थी उसमें जो स्पेशल असिस्टेंट थे ना प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के, किसके मामले में, सिक्योरिटी अफेयर्स के मामले के वो सेक्रेटरी थे, उन्होंने मैप में कई सारी जो इंडियन टेरिटरीज़ है ना उसको शामिल कर दिया था कि वो हमारे एरिया में आती करके, जिसमें इंक्लूड है जूनागढ़ एंड जम्मू एंड कश्मीर एज ए पार्ट ऑफ पाकिस्तानी टेरिटरी। इसी के चलते चलते जो अजीत डोवाल थे ना, उन्होंने इस मीटिंग से वॉकआउट कर लिया था। तब से लेकर के फिर यदि देखा जाए ना, तो दोनों की तरफ से जो है अटेंडेंट की गई थी SCO की मीटिंग, जिसमें रसिया, चाइना, सेंट्रल एशियन स्टेट भी शामिल रहे, इंडिया पाकिस्तान भी शामिल रहा। इसके अलावा चाइना से जो हमारी टेंशन है ना, वो वाला मुद्दा भी सॉल्व हो सकता है। इसके अलावा यदि हम देखें अफ़गानिस्तान एंड ईरान, ये ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, आर नॉट एक्सपेक्टेड टू अटेंड दिस मीटिंग। इनका अटेंड करने की कोई संभावना नहीं है, जो कि ऑब्जर्वर स्टेट के रूप में जाने जाते हैं। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं इबोला से रिलेटेड। तो सबसे पहले इबोला के बारे में कुछ की फैक्ट हम जान लेते हैं। इबोला वायरस डिसीज, जिसको शॉर्टकट में EVD भी कहते हैं, फॉर्मरली इसको इबोला हेमोरेजिक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हेमोरेजिक फीवर का मतलब होता है, तो पार्टिकुलरली ये जो वर्ड यूज़ किया गया है, ये वर्ड यूज़ किया जाता है यदि कहीं पर से रक्त का स्त्राव होने लगता है। ठीक है, रक्त यदि बहने लगता है तो उसी को हम कहते हैं हेमोरेजिक। तो ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि रक्त स्त्राव भी हमको देखने को मिलता है। अब यदि इसके केसेस की बात करें ना, तो ये हमको रेयर ही देखने को मिलता है, लेकिन सीरियस कंडीशन कब हो जाती है, जब जो है इलनेस मृत्यु का कारण बन जाए। ये जो वायरस है ट्रांसमिट होता है पीपल में, जंगली जानवरों से, वाइल्ड एनिमल से पीपल्स में ये फैलता है। इसके बाद कैसे होने लगता है, ये ह्यूमन पॉपुलेशन में फैलने लगता है थ्रू ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन। एवरेज यदि हम EVD केस फैटालिटी रेट देखें ना, इसमें मृत्यु दर देखें, तो लगभग हमको 50% इसमें मृत्यु दर देखने को मिलती है। लेकिन ये जो फैटेलिटी की रेट है ये भी अलग अलग होती है, जैसे कि 25% से 90% तक हो सकती है। अब यदि इसको कंट्रोल करना है तो कम्युनिटी इंगेजमेंट सबसे महत्वपूर्ण की है इसको सक्सेसफुली कंट्रोलिंग करने के लिए। गुड आउटब्रेक कंट्रोल किस पर रिलाइज करता है, आप किस प्रकार से अप्लाई करते हो पैकेज ऑफ इंटरवेंशन, नेमली केस मैनेजमेंट, इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रैक्टिसेस। दूसरी बात सर्विलांस, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करना है, गुड लेबोरेटरी सर्विस होना चाहिए, सेफ एंड डिग्निफाइड बरियल, जो दफनाते हैं ना उसको कहा गया है, एंड सोशल मोबिलाइजेशन। यदि किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है इस वायरस के कारण तो उसकी बॉडी को भी सही तरीके से ठिकाना लगाना ज़रूरी है। और यदि हम बात करें वैक्सीन की, तो इसके लिए भी वैक्सीन को जो है डेवलप किया जा चुका है। ठीक है, ताकि हम जो है कंट्रोल कर सकें स्प्रेड ऑफ इबोला आउटब्रेक को।
कहाँ कहाँ पर, यहाँ इसमें एग्जाम्पल भी दिया है, गुयाना एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो। इसके अलावा ट्रीटमेंट से रिलेटेड और भी कुछ बातें यहाँ पर बताई गई हैं, जैसे कि अर्ली सपोर्टिव केयर विथ रिहाइड्रेशन। बॉडी में यदि पानी की कमी जाती है तो उसको आपको मेंटेन करके रखना है। सिम्पटोमेटिक ट्रीटमेंट करते रहना है, इसी से किसी भी व्यक्ति के सर्वाइव होने के चांसेस बढ़ जाती हैं। 2 मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, इनमें जेब एंड इबांगा, इसको अप्रूव किया गया था फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ जायरे एबोला वायरस। ठीक है, यदि ये एबोला वायरस एडल्ट और चिल्ड्रन में फैल रहा है तो उसके लिए ये 2 एंटीबॉडी को विकसित किया गया था, किसके द्वारा, यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, लेट 2020 में। अब हम देख लेते हैं न्यूज़ को। तो न्यूज़ में बताया गया है इबोला का जो आउटब्रेक है ना गुयाना में हुआ था वो अब समाप्त हो गया है, ऐसा WHO का कहना है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑन सैटरडे ऑफिशियली अनाउंस किया द एंड ऑफ गुयाना सेकेंड इबोला आउटब्रेक विच वाज डिक्लेयर्ड इन फरवरी एंड क्लेम्ड 12 लाइव्स। ठीक है, ये 12 लोगों की जान लेके गया है सेकेंड बार जब इसका आउटब्रेक हुआ था।